नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, बायोलॉजी में हम चैप्टर पढ़ रहे थे जनन वाला, और जनन में हमने दो चीज़ें डिस्कस करी हैं अभी तक। हम पढ़ रहे थे मानव जनन पढ़ रहे थे, ये वाला चैप्टर था आपका। इसमें हमने पढ़ा नर जनन तंत्र। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था वृषण की संरचना वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया है आपका दोबारा मादा जनन तंत्र। ये भी बेटा लास्ट क्लास में लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा कि जो अंडाशय रचना पढ़ी थी, इसके अंदर कौन कौन से हेडिंग आए थे? अंडाशय आए थे। अंडाशय के अंदर ही हमने बताया थी आपको कि किस प्रकार से जो ग्राफियन पुटिका होती है उसका निर्माण होता है और उससे अंडा रिलीज होता है, अंडा का उसमें से बाहर निकलता है। और अंडकोशिका के बाद में अंडोत्स्कर पढ़ा था आपने, इसमें कॉर्पस ल्यूटेम निर्माण पढ़ा था। इसी के अंदर और हेडिंग नया कौन सा था? अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिकाएं, ये भी आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में कौन सा हेडिंग है? गर्भाशय या बच्चादानी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बेटा आपका हेडिंग था योनि या वेजाइना होता है। और इसके बाद में बाह्य जननांग जो होते हैं, भग वगैरह जिसे वुल्वा कहते हैं, ये भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने इसमें सहायक ग्रंथियाँ डिस्कस की। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आपकी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मादा में स्तन होते हैं, वो ग्रंथियाँ होती हैं। और इसके अलावा आपके योनि में ही बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं, बार्थोलिन, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको बेटा। तो आज हम यहाँ पर आपका ये तंत्र जो है मादा जनन तंत्र, इसको समाप्त कर रहे हैं। अब इसमें हम आगे जो नया टॉपिक है, हेडिंग है आपका, वो पढ़ेंगे। वो आपको बेटा नए पेज से हेडिंग लिखना है युग्मक जनन। युग्मक जनन, ये वर्ड तो आप बेटा पहले भी पढ़ चुके हो भाई। जो पिछला चैप्टर था आपका, उसमें आपने पढ़ा था कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, ये पढ़ा था। तो लैंगिक जनन के अंदर ही कई सारे हेडिंग आए थे कि युग्मक जनन। फिर दूसरा आया था युग्मकों का स्थानांतरण, ये पढ़े था नहीं। फिर आपने निषेचन पढ़ा था। हाँ, ये वही युग्मक जनन है जो पहला वाला युग्मक जनन है, इसमें आपने यही पढ़ा है। लेकिन हमने वहाँ सिर्फ मोटा मोटा पढ़ा था कि नर में नर युग्मक बनते हैं और मादा के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक कौन सा होता है? जैसे हम अगर मेल की मतलब ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो इसके अंदर जो नर युग्मक है वो कौन सा है? शुक्राणु होता है, यानी कि स्पर्म होते हैं। और वहीं जो मैं मादा युग्मक की बात करूं तो बेटा मादा होता है आपका अंडाणु, या अंडा कह देंगे हम, अंडाणु कह देंगे, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि हाँ नर तो ये होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। लेकिन बेटा यह प्रोसेस किस तरीके से होता है आपको पूरे डिटेल में अब पढ़ना है। नर के अंदर आपको देखो पता पड़ गया कि नर जनन तंत्र होता है, उसके अंदर अंग होते हैं, जैसे वृषण है। वृषण के अंदर ही आपके शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु ही क्या है बेटा आपका? शुक्राणु को ही आपने क्या कहा है? नर युग्मक कहा है, यानी कि नर युग्मक है ये। तो ये शुक्राणु वृषण में किस प्रकार से बनता है, ये जो तरीका है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? युग्मक जनन, यानी कि युग्मकों का निर्माण। जनन माने जन्म होना, युग्मकों का निर्माण होना। तो आपको क्या है, देखो वृषण हो या अंडाशय हो, अंडाशय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मादा युग्मक होते हैं अंडाणु, वो कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। आपको याद आ रहा होगा बेटा कि जो मादा जनन तंत्र पढ़ा था आपने, इसमें जो मुख्य जनन अंग था मादा का, वो कौन सा था? अंडाशय। अंडाशय क्यों था? क्योंकि अंडाशय के अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडाणु या अंडे बनते हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि या तो वृषण, वृषण किसकी बात होगी? नर की हो गई, या फिर आपका अंडाशय, अंडाशय, ये दोनों मुख्य अंग हो गए। वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला को, इसके जो जननिक उपकला हैं दोनों की, जननिक उपकला क्या है? इनकी जो रचना थी, इसमें आपने जो बाहर वाली कोशिकाएं थी, बाहर से नीचे वाली, उसमें उनको कहा था हमने जननिक उपकला कोशिका कहा था। तो ये जो ऊतक हैं, उपकला वाले जनक ऊतक या उपकला की कोशिकाएं, ये कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। समझ के बेटा? आगे क्या लिखना है आपको, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा फोटो खींच के, आपको उससे लिखने हैं, बस समझना है पहले एक बार। अच्छा, तो नर में नरयुग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और मादा में मादायुग्मक क्या होता है, अंडाणु या डिम्बाणु कहते हैं। अंडाणु कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, या डिम्बाणु कहते हैं, डिम्बाणु कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, ये मादा के हैं। तो अब क्या है, दोनों में ही जो बनते हैं, चाहे हम बात करें आपके शुक्राणु की, चाहे बात करें अंडाणु, दोनों में ही लगभग एक सी प्रावस्था होती है, प्रक्रिया होती है। और 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था होती है। दूसरी प्रावस्था होती है बेटा आपकी वृद्धि प्रावस्था होती है, वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी और अंतिम अवस्था होती है आपकी परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, हम इसको याद करते हैं अंग्रेजी के वर्ड से, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, माने प्रावस्था, फेज। ठीक है, वृद्धि माने ग्रोथ प्रावस्था, ग्रोथ फेज। और तीसरी परिपक्वन यानी कि मैच्यूरेशन, MATURATION, मैच्यूरेशन फेज हो गई। तो मैं इसको शॉर्ट में याद करता हूँ, मू ग्रो मा। मू माने मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज हो गई, और माँ मैच्यूरेशन फेज से संबंधित है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने सामने हिंदी में याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले हम प्रावस्था की हेडिंग लिखेंगे, अब नहीं लिखना आपको, मैं नोट्स भेजूंगा जब लिखना है, बस समझना है। सबसे पहले होता क्या है, देखो बेटा हम इस पेज पे आपको समझाएंगे, ये इसे मत ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना आप। मैंने क्या कहा, या तो वृषण है या अंडा, वो है अंडाशय। ठीक है, दोनों की जननिक उपकला की बात हो रही है। तो अब हम बात करेंगे आपके नर का जो आपका युग्मक है यानी कि शुक्राणु, वो किस प्रकार से बनता है। तो उसे बोलते हैं, शुक्राणु की बनने की अवस्था को, प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्र जनन। जनन जहाँ वर्ड आ रहा है समझ जाइए भी, इसका जन्म हो रहा है इस चीज़ का यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम, शुक्र जनन। तो इससे इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसकी परिभाषा पूछूं आपसे तो आपको सीधा लिखना है, क्योंकि नर के वृषणों की जननिक उपकला की कोशिकाओं में, नर की बात हो रही है ना, नर के वृषण में ही बनता है शुक्राणु, तो नर के वृषण की जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही शुक्राणुजन या शुक्रजन कहलाती है। मेरी बात समझ पाए बेटा? आपको बात कोई नई बात नहीं है, घुमा फिरा के वही बात करनी है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, नर में बनते हैं, सीधा लिखना आपको नर के। और नर में आपने पढ़ा है कौन सा मुख्य जननांग होता है, वृषण होता है, वही बनते हैं ना वृषणों में। नर के वृषणों की आगे क्या, उसकी भी कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जननिक उपकला की कोशिकाओं से, उपकला की कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, एक ही बात होगी ना, शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्राणुजनन या शुक्रजनन, जो मैंने लिखा ऊपर शुक्रजनन कहलाती है। सिंपल परिभाषा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा कि भैया इनकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं, तीनों में सेम कंडीशन आनी है। मैंने पीछे पढ़ा ना आपने, ये वाली प्रावस्थाएं तीनों लिखी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि और परिपक्वन। ये तीनों ही प्रावस्था आपको दोनों में लगानी है। तो सबसे पहले शुक्रजनन में कौन सी प्रावस्था आएंगी, नंबर A डाल के लिख लीजिए यहाँ पे, पहली कौन सी है, गुणन प्रावस्था। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के विषय में समझाऊंगा। ये मैंने कोई कोशिका ली, ये कोशिका किसकी है, नर के वृषण के अंदर जो जननिक उपकला है उसकी कोशिका है। ठीक है जी, ये कोशिका है। तो इसको हमने क्या कहा, इसका नाम फिल है शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु जन कोशिका। ठीक है जी।
अब ये डिप्लॉयड है यानी कि द्विगुणित है कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोशिका है तो द्विगुणित तो होगी ही। अब क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको कि इसके बाद में गुणन के बाद ये कौन सा रास्ता, गुणन। गुणन माने इसमें क्या होगा, गुणन होगा। गुणन माने मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, यानी कि 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पे 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। ये कौन सा होता है विभाजन, इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन, जो कि सभी कोशिकाओं में होता है मोस्टली। समसूत्री का क्या पहचान होती है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा बेटा कि समसूत्री में 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। 2n यहाँ पे है तो ये भी 2n की ही बनेंगी भैया। 2n का मतलब द्विगुणित कोशिका है, यानी कि अगर इसमें 40 क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, तो इसमें भी 40 ही बनेंगे। ठीक है, ये तो भैया आपकी गुणन प्रावस्था पूरी हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होना है, एक सेकंड बेटे कोई यार। हाँ जी बेटे, मैंने बताया कि आपको पीछे भी क्या बताया था कि वृषण की जननिक उपकला की कोई कोशिका है और यह द्विगुणित है और ये से क्या है, इसका नाम शुक्राणुजन कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 बन गई। ऐसी लगातार इसमें होते रहेंगे समसूत्री विभाजन, कई बार होते हैं और बन गई तो ये 4 हो गई है पूरी। ये भी 2n है, ये भी 2n है, 2n बन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका समसूत्री विभाजन ही हो रहा है। ठीक है जी। अब ये कौन सी प्रावस्था पूरी, अब गुणन। गुणन माने कई गुना हो जाना। तो 1 से देखो कितनी बन गई, 2, 2 से 4। अब हम किसी एक कोशिका को लेंगे, मानो हमने ये कोशिका ले ली। अब इसको हम नीचे लाए तो ये सारी कोशिकाएं ही अपना काम करेंगी ऐसे ही एक की तरह ही। अब इसमें क्या होगा, ये कोशिकाएं अपने आप में घना सारा जीव द्रव्य एकत्रित करके मोटी हो जाती हैं, तो आधार में बड़ी हो जाएंगी। तो ये क्या हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई, क्या बोलते हैं, वृद्धि। और इस अवस्था का नाम है वृद्धि प्रावस्था। नंबर बी, वृद्धि प्रावस्था। ये तो लिखा था हमने पीछे, गुणन के बाद में वृद्धि। तो ये सारी कोशिकाएं ही भैया मोटी हो जाएंगी, यानी कि अपने आप की वृद्धि कर लेंगे। समझ पाए मेरी बात को बेटा, हैं ये वो ईट अभी विभाजित नहीं हुई है, सिर्फ वृद्धि करी इन्होंने, अपने आप को बड़ा बनाया है। अब क्या होगा इसमें, अब जो लास्ट वाली प्रावस्था वो शुरू होगी और उसे बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। तो सी परिपक्वन अवस्था चलेगी यहाँ से आगे, वृद्धि के बाद में परिपक्वन अवस्था कहते हैं इसको। इसमें क्या होना है, यहाँ पर होगा आपका अर्धसूत्रीय विभाजन। देखो ये मेन चीज़ याद रखना कि अर्धसूत्रीय विभाजन सिर्फ और सिर्फ आपकी जननी कोशिका में होता है, वो भी यहाँ से शुरू होगा। ये एक नर की बात कर रहे हैं, मानव नर की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से शुक्राणु बनते हैं देख लो। अभी मान लो हमने ये कोशिका ली है कि ये वृद्धि करके बड़ी कोशिका होगी। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। तो पहले क्या पता है आपको कि भैया जब भी आपका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसमें सबसे पहले 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अर्ध माने आधा, सूत्री माने गुणसूत्रों की बात हो रही है, यानी कि अगर ये 2n है तो इसकी आधी संख्या यहाँ पर इसकी आधी संख्या यहाँ पर रह जाएगी। तो 2n है तो सिंगल n, ये भी n, मतलब कि अगर यहाँ पे 40 गुणसूत्र हैं तो यहाँ पे 23 रह जाएंगे बेटा, और यहाँ पे भी 23 ही रह जाएंगे। तो 1 से 2 तो बनी है, पर विभाजन कौन सा हुआ है, अर्धसूत्री, यानी कि आधे गुणसूत्र रह जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन है वो 2 चरणों में पूरा होता है। तो पहले चरण तो ये खत्म हो गया, हमने लिख दिया इसको अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट या प्रथम। अब यहाँ पे ये फिर 1 से 2 बनाएंगे, नीचे की ओर आके ये 2 बन गई और इस एक कोशिका से 2 बन जाएंगी, और यहाँ बोलते हैं इसको अर्धसूत्रीय विभाजन ही हो रहा है। बट ये कौन सा है, द्वितीय, यानी कि सेकंड चरण है। 2 चरणों में पूरा होता नहीं होता है। आपको एक बात ध्यान देने वाली ये और है कि पहले तो देखो अर्धसूत्रीय विभाजन में आपके गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई थी, लेकिन बेटा दूसरे फेज में गुणसूत्रों की संख्या दोबारा से आधी नहीं होती है, जितने ऊपर होते हैं उतने गुणसूत्र नीचे आते हैं। तो ये एन ही रहेंगे, मतलब कि 23 ही रहेंगे, 23 ही गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र वाली संख्या। समझ पाए मेरी बात को, ये हो गई। तो इस कंडीशन में आपकी तीनों अवस्थाएं आ गई। गुणन प्रावस्था, इसमें बहुत सारे समसूत्रीय विभाजन हुए और इससे एक कोशिक जननिक उपकला की एक कोशिका से कई सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया। वृद्धि प्रावस्था में क्या हुआ, इन कोशिकाओं ने अपने आप को एक सघन जीव द्रव्य एकत्र करके अपने आप को बड़ा कर लिया और वृद्धि कर ली अपने आप की। अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद में अब शुरू होती है परिपक्वन अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मुख्य चरण अर्धसूत्रीय विभाजन। ये भी 2 चरणों पूरा होता है, फर्स्ट और सेकंड। और इस प्रकार लास्ट में जाकर आपको एक
अगुणित कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। तो देखो यहाँ गौर से, एक कोशिका से कितनी 4 मिल रही है हमको, मिल रही है नहीं मिल रही है। इसी प्रकार इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी 4। इसी प्रकार नर के अंदर जो होता है ना शुक्राणुओं का निर्माण होता है, एक कोशिका से 4 बनती हैं नर के शुक्राणु। समझ पाए मेरी बात को? तो अब यहाँ पे ये कोशिकाएं तैयार होगी। अब ये कोशिकाओं का क्या होगा आगे पढ़ाऊंगा। इसमें एक होता है शुक्र कायांतरण, और ये कोशिकाएं ही आपके शुक्राणु को बनाती हैं आगे। आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपको मेन बात क्या याद रखनी है कि भैया हम पढ़ रहे थे युग्मक जनन, हमने बता दिया कैसे कैसे होता है, 3 प्रावस्था पढ़ लिया आपने, और तीनों में किस तरीके से होना। ये बेटा डायग्राम भी बनेगा, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ। सबको नोट्स बनाने हैं, डायग्राम भी बनाने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, सही सही। थैंक यू।